वासंती द्वारा लिखी जयललिता की बायोग्राफी अम्मा में आज हम पढ़ेंगे डीएमके का पलटवार। वासंती लिखती हैं, जब 2006 के विधानसभा चुनावों के प्रचार कार्य शुरू हुए तो डीएमके गठजोड़ के दलों ने टीवी कैमरे के सामने घोषणा की कि उन्होंने सिर्फ एक वजह से हाथ मिलाए हैं। उनका मुख्य लक्ष्य पोम्बिलाई को नष्ट करना है। पोम्बिलाई किसी महिला के लिए एक अपमानजनक शब्द है। जयललिता इससे अविचलित अपनी जीत के प्रति आश्वस्त रहीं। सुनामी के बाद के दिनों में उनके निर्देश पर जिलाधिकारियों ने जो अच्छे काम किए थे उनकी खासी तारीफ हुई थी और जयललिता को विश्वास था कि वो प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ रही हैं। लेकिन डीएमके ने उनके इस आत्मविश्वास की हवा निकाल दी। चुनाव जब बिल्कुल सिर पर था, वे एक असाधारण चुनाव घोषणा पत्र लेकर आए। उन्होंने गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए 2 रुपए किलो चावल, मुफ्त रंगीन टीवी और मुफ्त गैस कनेक्शन का वायदा किया। भूमिहीन गरीबों के लिए घोषणा पत्र में 2 एकड़ जमीन का वायदा था। डीएमके का घोषणा पत्र एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक था। जो करुणानिधि महिला मतदाताओं में कभी लोकप्रिय नहीं रहे, अब एक धनी और उदार पिता के रूप में देखे जा रहे थे, जो उसी तरह उपहार देगा जैसे एक बाप अपनी बेटी को देता है। विधानसभा चुनावों में डीएमके गठबंधन को जीत हासिल हुई। हालांकि मतदाताओं को तमाम तरह के प्रलोभन देने के बाद भी वह पूर्ण बहुमत पाने में नाकाम रहा था। जयललिता के अन्नाद्रमुक का प्रदर्शन भी बिल्कुल खराब नहीं था। 61 सीटों के साथ वह डीएमके के बाद दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। संभवतः अन्नाद्रमुक का प्रदर्शन और भी अच्छा रहता यदि फिल्म स्टार विजयकांत ने एक नया दल डीएमडीके शुरू नहीं किया होता, जिसे जयललिता ने धूल कहकर खारिज कर दिया था। डीएमडीके ने 8% वोट हासिल कर अन्नाद्रमुक के जनाधार में सेंध लगाई थी। कुल 35 सीटों पर जीतने वाली कांग्रेस ने मंत्रिमंडल में जगह पाने की उम्मीद की थी, लेकिन करुणानिधि से दूर रखने में सफल रहे और इस तरह सहयोगी दलों के बाहर से समर्थन के दम पर डीएमके के हाथों में संपूर्ण सत्ता थी। शपथ लेने के कुछ ही मिनट बाद करुणानिधि ने नाटकीय अंदाज में 2 रुपए प्रति किलो की दर से राशन का चावल बेचने के सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया था। महीने भर के भीतर मुफ्त रंगीन टीवी और गैस कनेक्शन के वितरण का कार्य आरंभ हो गया, लेकिन अब मुख्यमंत्री अपने पारिवारिक झमेलों में ज्यादा उलझे रहने लगे। लंबे समय से अफवाहों का बाजार गर्म था कि करुणानिधि के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये भाइयों अजागिरी और स्टालिन के बीच प्रतिद्वंदिता नहीं थी, जिससे कि पूरा तमिलनाडु परिचित ही था, बल्कि यह मारन भाइयों करुणानिधि के भांजे मुरासोली मारन के बेटों के बढ़ते प्रभाव के कारण था। पारिवारिक मतभेद तब खुलकर सामने आ गए जब तमिल दैनिक दिनाकरन ने सर्वे छापा कि डीएमके के पार्टी के भीतर करुणानिधि का उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि दिनाकरन का स्वामित्व दयानिधि मारन के भाई कलानिधि मारन के सन टीवी नेटवर्क के पास है। सर्वे के परिणाम में कहा गया कि 70% मतदाता एमके स्टालिन को करुणानिधि के उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं। सिर्फ 2% लोग अजागिरी के पक्ष में हैं। आग लगाने के लिए इतनी चिंगारी काफी थी। 9 मई 2007 को अजागिरी के समर्थकों ने मदुरई में दिनाकरन के कार्यालय पर हमला कर दिया। काफी तोड़फोड़ की गई, पेट्रोल बम भी फेंके गए। इस हमले में मीडिया ग्रुप के 2 कर्मचारी और एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई। अपने बुलेटिनों में सन टीवी ने अजागिरी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने खुद अपने गुंडों से हमला कराया था। तमिलनाडु के सबसे लोकप्रिय टेलीविजन चैनल सन टीवी के दर्शक यह सब देखकर आतंकित थे। डीएमके को जल्दी ही एहसास हो गया कि और ज्यादा बदनामी नहीं हो, इसके लिए तुरंत प्रयास करने की जरूरत है। राज्य के बिजली मंत्री अर्कॉट वीरासामी ने खुलासा किया कि दयानिधि मारन ने कथित रूप से धमकी दी है कि अजागिरी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। डीएमके पार्टी ने एक बैठक के बाद दयानिधि मारन की पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निंदा की और पार्टी नेता करुणानिधि को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया। युवा नेता दयानिधि ने, जिसे केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में थोड़े ही दिनों में जबरदस्त सफलता मिली थी, अपना इस्तीफा सौंप दिया। करुणानिधि ने बड़ी चतुराई से यह कहते हुए मीडिया को चुप करा दिया कि वो मदुरै हमले की जांच का काम सीबीआई को देने की अनुशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद के बेटे का इसमें हाथ बताया जा रहा है। जल्दी ही बात स्पष्ट होगी कि पारिवारिक कलह के पीछे पैसे और ताकत की खींचतान है। अचानक ही मारन भाइयों और परिवार के बुजुर्ग मुखिया करुणानिधि में मेल मिलाप हो गया
और परिवार की प्रसन्न और एकजुट तस्वीर सभी तमिल अखबारों में प्रकाशित हुई। जब अपने पुराने गठबंधन सहयोगियों के साथ ही डीएमके 2009 में लोकसभा चुनाव में गई और उसे 18 सीटों पर जीत हासिल हुई, तो करुणानिधि ने केंद्र में सत्ता में आई कांग्रेस के साथ मोल भाव कर दयानिधि मारन के लिए मंत्रिमंडल में शामिल कराने के साथ साथ अज़ागिरी के लिए भी एक जगह बनवा दी। अज़ागिरी ने इससे पहले तमिलनाडु से बाहर कदम तक नहीं रखा था। करुणानिधि ने अपनी बेटी कन्निमोझी को भी राज्यसभा में भेज दिया। करुणानिधि द्वारा इस तरह खुलकर अपने परिवार को आगे बढ़ाने के कदम पर अब पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। डीएमके के भीतर इस तरह की बातें होने के बावजूद संसदीय चुनाव के बाद कमजोर दिखने वाली पार्टी अन्ना द्रमुक थी। इससे यह जाहिर होता था कि तमिलनाडु में चुनाव जीतने के लिए एक अच्छा गठबंधन क्यों जरूरी है, भले ही चुनाव लोकसभा के हों या विधानसभा के। लेकिन जयललिता का अपने गठबंधन सहयोगियों के प्रति रवैया भी संतोषजनक नहीं था। उन्होंने या तो सहयोगी दलों की अपेक्षा की या उनकी मांगों पर विचार करने से इनकार कर दिया। अपने पार्टी जनों से भी लगातार दूर होती जा रही थी। पार्टी के जिला सचिव और विधायक उनकी सलाह चाहते थे, लेकिन अम्मा चेन्नई से गायब रहने लगी थी। उनका काफी समय ऊटी स्थित अपने कोड़ानाडु रिजॉर्ट में बीतता था। कल हम पढ़ेंगे अभी नहीं तो कभी नहीं। तो फिर मिलते हैं कल।